So welcome back again. We were talking about literature review. जैसे मैंने बताया आपको कि I'm going to tell you in detail how literature review, what is basically literature review and how it can be done. Okay, so let me first of all tell you what the literature review is. The review of literature is defined as a broad, comprehensive, in-depth, systematic and critical review of scholarly publications, unpublished scholarly print material, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड पर्सनल कम्युनिकेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो डेटा पब्लिश हुआ है, जो डेटा पब्लिश नहीं हुआ है बट प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल है, इट इज अनपब्लिश बट इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन प्रिंट फॉर्म। कुछ ऑडियो विजुअल मटेरियल अवेलेबल है, कुछ पर्सनल कम्युनिकेशंस अवेलेबल है। Those personal communications can also be a good literature review. Like आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर wrote later to Gandhi, and Gandhi wrote later to Dr. Babasaheb Ambedkar during those days. So those, if somebody is doing research on relationship between Dr. Ambedkar and Gandhi, Mahatma Gandhi, so those letters could be a good review of literature, right? So it can be sometimes the personal communication as well. Sometimes the review of all those literature. ओके, इन डेप्थ रिव्यू मतलब कि आप मतलब एक कोई किसी का एक रिसर्च पेपर है, आपने उसको इन डेप्थ पढ़ा है। जैसे मैंने बताया कि वो उन लोगों ने किस टाइप का रिसर्च किया है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, कौन से टूल्स उन लोगों ने यूज किए फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, उनके कंक्लूजन्स क्या है, एंड देन कंक्लूजन के बाद में उनके इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स क्या है, एंड देन यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन प्लान टू टैकल दोज प्रॉब्लम, राइट? सो ये सब आप जो है लिटरेचर रिव्यू में करेंगे। एंड क्या लिटरेचर रिव्यू का सोर्स क्या होगा? आपका रिसर्च पेपर हो सकता है, जो अनपब्लिश डेटा है बट प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऑडियो विजुअल मटेरियल कुछ होगा एंड कुछ पर्सनल कम्युनिकेशंस होंगे। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, राइट? The first one is determine if proposed research is actually needed. मतलब इससे आपको पता चलेगा कि जो रिसर्च आप करना चाहते हो that is really needed or not, right? Even if similar research published, researcher might suggest a need for similar studies or replication. बहुत बार ऐसा होता है कि for example the kind of research which you want to do that has already been carried out, but in the same research they are going to mention that although I am doing this work, but this need further rigorous experimentation, or this need to be explored further. It means that उन्होंने research किया है but somehow whatever findings they have, they are not happy. They are accepting that further research can be done. So आपको वो identify करना पड़ेगा। रिसर्च रिव्यू के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो रिसर्च हो चुका है उससे आगे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज नैरो डाउन अ प्रॉब्लम। मतलब जैसे मैंने बताया था कि पहले यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉड टॉपिक एंड देन यू नीड टू फोकस बिकॉज पीएचडी में ऐसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉड टॉपिक एंड देन यू विल बी फोकसिंग ऑन very specific issues, right? So literature review will help you to narrow down your problem. कैसे? क्योंकि आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा कि जैसे कि मान लो, जैसे मैंने बताया कि आपने पहले केमिकल सेंसर मतलब गैस सेंसर पे काम करना चाहा, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं किसी एक पर्टिकुलर गैस एनालाइट पे काम करूं। तो पर्टिकुलर एक गैस एनालाइट पे अगर काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्या काम हो रहा है, किस गैस एनालाइट पे ज्यादा काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, और चैलेंजेस कहाँ है, आसान कहाँ पर है। ये सब बातें जो है आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करने से पता चलती है। जनरेट हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस फॉर फर्दर स्टडी। जैसे मैंने बताया कि आगे के लिए आपको रिसर्च क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। सो रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी जनरेटेड इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ रिगरस लिटरेचर रिव्यू। आप लिटरेचर रिव्यू अगर सही नहीं करेंगे तो आपको रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करना इतना आसान नहीं होगा। व्हाट आर द सोर्सेस? दीज आर द सोर्सेस ऑफ लिटरेचर। बुक्स एंड जर्नल, किताबें होंगे और जर्नल्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, मतलब नाउअडेज मेनी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस आर अवेलेबल।
लाइक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, abstract डेटाबेसेस, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस, आप कुछ भी चाहे जो चाहे वो आप ले सकते हो। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट, कुछ गवर्नमेंट के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे आप सेंसर के बारे में काम करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि भाई पोल्यूशन का लेवल क्या है, ये सब बातों को आप जानना चाहते हो, देन यू विल बी एबल टू हैव दैट इन द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, आई मीन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, राइट। तो इंडस्ट्री रिपोर्ट, जैसे कि इंडस्ट्री, जैसे कि मान लो आप औरंगाबाद एरिया में व्हाट आर द इंडस्ट्रीज अवेलेबल, राइट, उस इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, और हमारे जो वो इंडस्ट्री वेदर दे आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजन एज ए होल, राइट। सो वो इंडस्ट्री रिपोर्ट से आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन इंटरनेट कैन बी ए गुड सोर्स, रिसर्च डिसर्टेशन और थेसिस, मतलब जो पीएचडी थेसिस होंगे किसी और स्टूडेंट के, वो थेसिस से भी आपको पता चलेगा कि लोगों ने अभी तक क्या काम किया है और अभी आप क्या करना चाहते हो। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। नाउ लिटरेचर रिव्यू करते समय क्या क्या करना चाहिए, दैट इज आई जस्ट वांट टू टेल यू नाउ। इट नीड टू बी a rigorous literature review for novelty। नॉवेल्टी के लिए ये लिटरेचर रिव्यू बड़ा रिगरस होना चाहिए। रिगरस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है, मान लो आप अगर पीएचडी करने जाओ तो कम से कम 50 to 100 रिसर्च पेपर यू नीड टू डाउनलोड। 50 से 100 क्यों? क्योंकि आप अगर लिमिटेड क्वेश्चन पे सॉरी रिव्यू पेपर सॉरी द रिसर्च पेपर ढूंढोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या काम हो रहा है इर्द गिर्द आपके, मतलब दुनिया में इस टॉपिक में क्या काम हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। सो यू विल नॉट बी एबल टू इनकलकेट नॉवेल्टी इन योर इन्वेस्टिगेशन। नॉवेल्टी तो आप तब आपके इन्वेस्टिगेशन में ला पाओगे तब जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिसर्च पेपर आप मतलब रिव्यू करोगे। So this is like that is why it is a rigorous literature review in terms of quantity. It means at least 50 to 100 research paper need to be reviewed. Now as far as quality is concerned, आप 100 रिसर्च पेपर तो आपने डाउनलोड किए, लेकिन बट वेदर दोज पेपर्स आर क्वालिटी पेपर्स, ये आप कैसे जानोगे? क्योंकि देखिए देर आर मेनी सबस्टैंडर्ड जर्नल्स नाउअडे। आपको जो सबस्टैंडर्ड जर्नल से कोई मतलब नहीं होगा आप अगर डाउनलोड करेंगे पेपर। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में न्यूज़पेपर की बात करते हैं हम, आप वही न्यूज़पेपर पढ़ते जिसका जिसका सर्कुलेशन ज्यादा है, आप वही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जिसका सर्कुलेशन ज्यादा है। तो आप अगर किसी में सिटी में जाओगे तो 2 या 3 पेपर ऐसे होते हैं कि दे आर सर्कुलेटेड वेरी हेवीली, ज्यादातर लोग उनको सब्सक्राइब ज्यादातर लोगों ने किया है, आप वही पेपर न्यूज़पेपर आप रेफर करोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस सिटी में आप अगर देखोगे, आप अगर कभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस होता है, वहां पर जाओगे और आप देखोगे कि हमारे सिटी में कितने पेपर्स निकलते रोज, तो आपको पता चला कि कम से कम 10 से 20 अलग अलग छोटे छोटे पेपर्स निकलते। बट वी नेवर कम अक्रॉस दोज बिकॉज द रीजन इज उनका रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं रेपुटेशन, क्यों हम गिने चुने पेपर ही रेफर करना चाहते हैं? क्योंकि फॉर 2 रीजंस, एक तो रिलायबिलिटी है, दूसरा जो है न्यूनेस है। क्योंकि वही वही खबर हम बहुत बार बोलते हैं कि यार ये तो न्यूज़पेपर वही वही मतलब पुरानी न्यूज छपाते रहता है, राइट, या तो गलत न्यूज छपाते रहता है। इसका मतलब रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट है एंड नॉवेल्टी है, राइट। सिमिलरली जर्नल में भी आपको वो जर्नल देखने पड़ेंगे कि जिसमें जो नॉवेल डेटा लोगों ने पब्लिश किया हो। तो इसके लिए आप अगर सबस्टैंडर्ड जर्नल अगर रेफर करोगे तो वहां पर क्या होगा, वही पुराना डेटा रिफ्लेक्ट होगा, पुराना डेटा पब्लिश होगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू इनकलकेट नॉवेल्टी, राइट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर रिगरस लिटरेचर रिव्यू करना है तो पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट मतलब क्या है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस जर्नल को इंटरनेशनल रेप्यूट का जर्नल मानना चाहिए, राइट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए कि किस जर्नल को हम इंटरनेशनल रेप्यूट का जर्नल हम कहेंगे। नंबर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ जर्नल इन योर फोकस एरिया। मतलब मान लो आपने जान लिया कि इंटरनेशनल रेप्यूट का जर्नल, उसके मायने क्या होते हैं और वो जर्नल कैसे सेलेक्ट करना है। बट नेक्स्ट इज अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई जर्नल इन योर फोकस एरिया। मान लो आप सेंसर में काम करना चाहते हो,
एंड आपने ऐसा टॉपिक, ऐसा जर्नल चूज किया है कि जिसमें सेंसर के हार्डली 5% पेपर्स आर बीइंग पब्लिश, कितना, ओनली 5%। अगर उस जर्नल में आपके एरिया के ओनली 5% पेपर्स आर बीइंग पब्लिश, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जर्नल? मतलब वो तो आपके लिए कुछ काम का ही नहीं होगा। क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपको कुछ नया डेटा मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो आपको वो जर्नल को रेफर करना पड़ेगा कि जिस जर्नल में आपके टॉपिक के मिनिमम 60 to 70% पेपर आते हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट इन योर फोकस एरिया। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके फोकस एरिया के ज्यादातर आर्टिकल्स इसी जर्नल में पब्लिश होते हैं, वो समझना पड़ेगा। And then, moreover, one more important thing, identification of potential research group across the globe. आप बहुत यंग रिसर्च स्कॉलर हो, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक में मैं काम कर रहा हूँ, इस टॉपिक में काम करने वाले मेरी यूनिवर्सिटी में कौन है, मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर मान लो महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन में कौन कौन काम करते, महाराष्ट्र में कौन कौन काम करते, पूरे इंडिया में कौन काम करते हैं, इंडिया के बाहर बाकी फॉरेन कंट्रीज में कौन कौन काम करते। जब तक मुझे इसका डिटेल पता नहीं होगा, तब तक जो है मैं मेरे इन्वेस्टिगेशन में नॉवेल्टी इंश्योर कर ही नहीं सकता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि मान लो 6 महीने पहले आपने लिटरेचर रिव्यू किया, राइट, एंड लिटरेचर रिव्यू करने से आपको पता चला कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अभी तक किसी ने काम ही नहीं किया, right? You have done literature review just 6 months back, and you came to know that at that particular point of time nobody have done research in that particular area. आपको पता चला, and then accordingly you what you did, because you came to know that nobody is working, so accordingly you set the you formulated hypothesis, you set the objectives, methodology, prepared experimental plan, आपने एक्सपेरिमेंटल प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, एक्सपेरिमेंट किए, आपको डेटा मिला, डेटा मिलने के बाद यू हैव ड्राफ्टेड द मैन्युस्क्रिप्ट, एंड मैन्युस्क्रिप्ट आपने सबमिट कर दिए किसी जर्नल को। लेकिन जर्नल को सबमिट करने के बाद आजकल ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आर ऑनलाइन। आप अगर आज डेटा सबमिट करोगे तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर रिव्यू प्रोसेस में एंटर किया या नहीं है। सो यूजुअली नाउअडेज व्हाट एडिटर्स आर डूइंग, editors are having quick check for novelty, quick check for novelty। आज अगर मेरे पास पेपर आते तो मैं भी एक जर्नल का एडिटर हूँ, तो व्हाट आई यूजुअली आई डू व्हेनेवर द papers are coming to me, I usually do the quick search for novelty. If I found that this is novel, then only I send those paper to the review to the reviewers. अदरवाइज मैं पेपर वापस भेज दूंगा और बता दूंगा कि भाई आपके पेपर में कोई नॉवेल्टी नहीं है, इसलिए हमने आपका पेपर जो है हमने वापस कर दिया। सो लाइक दैट, so when you did the work, whenever you are submitted, you got email from the editor on second day mentioning that you doesn't have any novelty in your investigation। तो आप इवर सरप्राइज कि भाई आपने तो रिसर्च पेपर को डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड किए, राइट, एंड देन यू हैव सीन लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च दे हैव डन, you have seen like what were their methodologies, and then their drawbacks. Accordingly you made the plan, you did the experiment, you got the data, and this editor is saying that your research doesn't have any novelty, तो आप तो सरप्राइज रहेंगे ना। तो देन व्हाट यू डिड, तो क्या होगा, आप मान लो ऐसा अगर आपके साथ होता है, एंड आप अगर फोन करके पूछेंगे, हो सकता है बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, मान लो आपने फोन करके पूछ लिया एंड वो आपने आपने यू स्टार्टेड रेजिंग द क्वेश्चन कि व्हाई यू आर सेइंग, व्हाई डू यू बिलीव दैट माय पेपर डजंट हैव एनी नॉवेल्टी, आप बताइए कि मेरे पेपर में नॉवेल्टी क्यों नहीं आप मान रहे हो। एंड देन ही विल बी आस्किंग यू, चलो भाई आप डिफेंड करो कि नॉवेल्टी कैसी है, आप बताओ आपने क्या किया। एंड देन यू स्टार्टेड टेलिंग कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे जर्नल को आइडेंटिफाई किया, जर्नल सभी अच्छे थे, सो ही वाज हैप्पी, सभी जर्नल आप इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल थे, आपके फोकस एरिया के जर्नल्स थे, आपने सब कुछ सही किया, लेकिन क्या हुआ, खाली आखिरी जो पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिसर्च ग्रुप,
वो आपने किया नहीं, आपको पता ही नहीं था कि जैसे कि आप औरंगाबाद में बैठे हो, देयर वाज वन ग्रुप सिटिंग इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दे वर आल्सो वर्किंग ऑन द सिमिलर टॉपिक। लेकिन क्या हुआ कि द मोमेंट यू द टाइम एट विच यू सेंट यू हैव कम्युनिकेटेड योर पेपर, बाय दैट टाइम वो लोग थोड़े से आगे निकल गए, दे हैव पब्लिश द डेटा। मतलब सिमिलर लाइन पे काम हो रहा था, लेकिन आपसे आगे एक मेहनत था, एक वो ग्रुप था। एज a result of that they got the data published, and therefore once the data is published you are going to lose the novelty। मतलब जब आपने शुरुआत किया तब तक उन लोगों ने भी काम शुरुआत किया था, तब तक तो नॉवेल था, बट moment you start submitting data, by that time that group have published that data, मतलब वो आपके थोड़ा सा आगे थे, and then you lost the novelty। तो इसलिए आपने क्या करना चाहिए था, आपको अगर पता रहता कि ये ग्रुप काम कर रहा है, and if you are able to track their research, तो आपको पता चलता है कि यार ये लोग भी काम कर रहे हैं, मुझे इससे आगे निकलना है। या तो एक तो आप क्या स्पीड बढ़ाते, या तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा चेंजेस लाके, so that you will be having still novelty। तो ये कब हो सकता है, जब आपने इट्स नॉट ओनली जर्नल्स आइडेंटिफाई करना, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, research group, those who are working in your area within your country as well as outside the country। मतलब जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहां पर भी, outside the country भी, so that it will help you to keep you on track and you will not be losing battle at any point of time। okay, this is very very important। अब इंटरनेशनल रेप्यूट की जो बात हो रही है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, वो आपको बताना बहुत जरूरी है कि किसको हम जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट कहते हैं। सबसे पहले है इम्पैक्ट फैक्टर। जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होता है उस जर्नल को हम इंटरनेशनल रेप्यूट करते हैं। ओके, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। if you want to define or calculate impact factor of 2020, ओके 2020 का इम्पैक्ट फैक्टर आपको निकालना है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मूला A by B। व्हाट इज A by B? व्हाट इज डिनोमिनेटर? पर्टिकुलरली डिनोमिनेटर B is total number of citable atoms published by that journal in 2018 and 19। अब देखिए 20 में हम इम्पैक्ट फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उस जर्नल में जो जिसका हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो 18 और 19 में पिछले लास्ट 2 प्रेसीडिंग ईयर का रिकॉर्ड इम्पैक्ट फैक्टर में रखा जाता है। तो 18 और 19 में कितने पेपर्स वो जर्नल में पब्लिश किया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक जर्नल है जिसके साल में 12 इश्यूज निकलते हैं, कोई एक जर्नल है जिसके साल में 12 इश्यूज निकलते हैं, एंड फॉर ईच इश्यूज देयर आर गोइंग टू बी 12 पेपर्स। So 12 multiplied by 12, it is going to be 144. So there would be 144 papers for 1 year। 2 साल के कितने होंगे? 288 होंगे। Please mute yourself। Please mute yourself। मागाशी त्या फॉर्म भरायच्या वेळेला लेफ्ट झालं तरी म्हणतोय कोणतं लेक्चर चालू आहे, किती लेक्चर असतंय कुठे ही रिसर्च सेपरेट आहे, रुसा सेंटर आहे आपल्या कसं सेंटर आहे, रुसा सेंटर आहे रिसर्च फिजिक्स। Okay, I was talking about this impact factor। So this is जब हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा 12। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक कोई जर्नल है जिसके एक साल में 12 इश्यूज निकलते हैं, एंड इन एवरी इश्यू देयर विल बी 12 पेपर्स। So 12 multiplied by 12, it would be 144 in one calendar year, and if you want to have a record of 2 calendar year, it would be like 144 multiplied by 2, so the denominator would be 288। okay, so ये जो denominator है, this is going to be fixed, we are not going to change because पिछले 2 साल में इतने ही पेपर निकलेंगे।
Now, what is numerator? Numerator is the number of times article published in 2018 and 19 were cited by index journal. मतलब 2018-19 में जो पेपर पब्लिश हुए हैं, जो 288 की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ दोज हाउ मेनी हैव बीन साइटेड इन 2020? तो 2020 में कितने जर्नल को साइटेशन, कितने आर्टिकल को साइटेशन मिला है, एंड दैट टू इन इंडेक्स जर्नल. अब इंडेक्स जर्नल क्या है वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. सो इफ एट ऑल 288 आर्टिकल्स हैव गॉट साइटेशन फॉर वन टाइम, 288 आर्टिकल को अगर एक बार अगर साइटेशन मिलता है तो क्या होगा? 288 इन न्यूमरेटर, 288 इन डिनोमिनेटर, एंड देयर विल बी 1. तो फैक्टर विल बी 1. इसका मतलब एक जब इंपैक्ट फैक्टर होता है तो वो जर्नल कम से कम वो हर आर्टिकल को एक बार साइटेशन मिला होता है. एक साइटेशन तो तब मिलेगा जब उसमें कुछ क्वालिटी होगी. अगर क्वालिटी नहीं होगी तो साइटेशन मिलने का कोई सवाल ही नहीं होगा. जैसे मैं न्यूज़पेपर की बात मैंने बताई आपको कि अगर वो पेपर, अगर न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, राइट? तो वैसे ही रिसर्च आर्टिकल को साइटेशन तभी मिलेगा. और साइटेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. उससे पहले मैं लेट मी फिनिश दिस. तो साइटेशन तभी मिलेगा. साइटेशन का मतलब यह है कि भाई आपने वो पेपर को रेफर किया है आपके रिसर्च के लिए, एंड देन यू आर whenever you are drafting manuscript, तब आप उसका रेफरेंस लिख रहे हो. ओके, कि मैंने ये पेपर को रेफर करते हुए ये कंसेप्ट मैंने लिया है, वो आप उसका रेफरेंस लिख रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट यू कॉल एज साइटेशन, राइट? तो ऐसे साइटेशन आप अच्छे जर्नल की लोगे ना, सब स्टैंडर्ड जर्नल रहेंगे तो आप लेंगे ही नहीं. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर आप मतलब सभी आर्टिकल को एक बार साइटेशन मिलता है तो एक इम्पैक्ट फैक्टर होगा. अगर क्वालिटी अगर वो जर्नल के आर्टिकल की अच्छी होगी तो लाइक एक से ज्यादा भी साइटेशन मिल सकता है. मान लो 2 बार साइटेशन मिला तो क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ अर्लियर, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर 2 होगा. डिनोमिनेटर तो फिक्स रहेगा, राइट? सो न्यूमरेटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ साइटेशंस आर मोर, एंड इट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग इफ साइटेशंस आर लेस. इसलिए इम्पैक्ट फैक्टर जिसका अच्छा है वो जर्नल अच्छा इसीलिए है क्योंकि साइटेशन ज्यादा मिल रहे हैं, लोग उसको ज्यादा रेफर कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन इज हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस इम्पैक्ट फैक्टर? वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे सबस्टैंडर्ड फेक जर्नल, सबस्टैंडर्ड कहूंगा मैं फेक के बजाय, ऐसे है कि दे आर क्लेमिंग दैट देयर इम्पैक्ट फैक्टर इज मोर देन 10 एंड ब्ला ब्ला. The reason is like they are like locally they are not been controlled or regulated by international agency. पहले ऐसा था कि Institute for Scientific Information, this was like international agency which was looking after the impact factor. Now this impact factor is being maintained by Clarivate Analytics. Clarivate Analytics is one of the international organization looking after the impact factor. So if at all you are having the impact factor which is being run by Clarivate Analytics, then only it is going to be considered as refuted. Otherwise, all other impact factors are going to be fake kind of impact factor. तो आगे बढ़ते हैं. H index आपने रिसर्च में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा H index इतना है, H index इतना. What is H index? H index is an index that attempts to measure both productivity and impact of published work of a scientist or scholar. मतलब कोई स्कॉलर या साइंटिस्ट है, उनका प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट मेजर करने का जो फैक्टर है, दैट इज व्हाट इंडेक्स है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज H इंडेक्स. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं समझाना, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय जॉर्ज ई हिर्श. दैट इज व्हाई इसको H इंडेक्स कहा जाता है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो इन 2005. अब क्या है, मैं आपको एक आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं. अगर मान लो किसी का H इंडेक्स 10 है, इसका मतलब ये है कि जितने भी पेपर उनके पब्लिश है, आउट ऑफ दोज मिनिमम 10 पेपर गॉट 10 साइटेशन. मतलब किसका 5 अगर है और किस मान लो टोटल नंबर ऑफ पेपर 100 है और H इंडेक्स 5 ही है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ दोज 100 ओनली 5 पेपर गॉट मिनिमम 5 साइटेशन. 25 है, इसका मतलब आउट ऑफ दोज मेनी पेपर 25 पेपर गॉट मिनिमम 25 citations. Okay, this is what the impact factor H index is. Now I am going to tell you the list of academic databases. जो इंडेक्स जर्नल जो मैं बता रहा हूँ ना, so these are the very standard indices. Arts and Humanities Citation Index ये है, because this is you can see here, this is provider Thomson Reuters. अभी ये Thomson Reuters नहीं रहा, this is analytic
Clarivate जो मैंने आपको बताया ना, this is Thomson Reuters is being taken care by analytic Clarivate, right? So ये arts and humanity, this is meant for arts and humanity. We have Indian Statistics Index also, ये multidisciplinary है, सभी सब्जेक्ट की जर्नल्स जिसमें पब्लिश होते हैं. Then we have Science Statistics Index, this is only for science. Okay, Scopus है, this is also multidisciplinary. Social Science Statistics Index, ये भी social science के लिए है, and Springer is multidisciplinary. And therefore, my friend, if you really want, like अभी तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो you need to make sure that you will be publishing data in Scopus and Web of Science Index journal only Scopus and Web of Science Index journal, no any substandard journal. Now, अभी आपको मैं बताऊं what is Scopus. Scopus is elsewhere abstract and citation database launched in 2004. Okay, Scopus covers nearly 36,000 titles. उसमें journals भी है, book series भी है, trade journals भी है, right? Similarly, what is Web of Science? Web of Science is previously known as Web of Knowledge. Okay, is an online subscription-based citation index servicing. Originally produced by Institute of Scientific Information, now maintained by Clarivate Analytics. Just so मैंने बताया.